I will start my this session with sharing PPT with you guys. This is very I have prepared. I have considered all aspects of GST amnesty. मैंने बहुत सारी चीजें कंसिडर की है। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी दिए हैं जीएसटी एमनेस्टी के। बहुत सारी चीजों के ऊपर जो क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ रही थी उसको भी मैंने आंसर करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ सवाल रहेंगे जो हम लोग एंड में लेंगे। और फिर भी कुछ चीजें ऐसे रहेगी जिसके जवाब ही नहीं है, जो मुझे भी अब तक नहीं मिला है। जैसे कि अगर अपील रिजेक्ट हुआ है तो क्या करना है, तो इसका जवाब अभी डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है। शायद मैंने बात करने की कोशिश की थी बट उनके पास भी जवाब नहीं है। तो लेट्स सी कि क्या क्या है। मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें बनाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी एमनेस्टी। जीएसटी एमनेस्टी जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया तो बहुत सारे लोग खुश हो गए, क्योंकि खुश होना ही था। बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे। अभी जीएसटी या फिर कोई भी एमनेस्टी जब आती है ना तो दो दो तरह के लोग बनते हैं। एक जो है प्रो एमनेस्टी और एक जो एमनेस्टी को लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अभी डिपार्टमेंट जब भी कभी एमनेस्टी लाता है तो डिपार्टमेंट ये कभी भी कंसिडर नहीं करता है कि क्या डिपार्टमेंट ट्रेंड सेट कर रहा है कि आप राइटली रिटर्न मत फाइल करो, आप टाइमली कंप्लायंसेस मत करो। ये ट्रेंड डिपार्टमेंट कहीं जाके सेट कर रहा है क्या, ये डिपार्टमेंट को सोचने की जरूरत है। बिकॉज बीच में जब रिटर्न डिले फाइलिंग की एमनेस्टी आई थी 2 बार, जब उन्होंने लेट फीस वेव कर दिए थे, या फिर 10,000 रुपीज की लेट फीस रिड्यूस करके 2,000 रुपीज 1,000 रुपीज कर दी थी। जबकि बहुत सारे लोगों ने नील रिटर्न के लिए भी बहुत सारे पैसे पे किए थे। जबकि बहुत सारे लोगों ने एक एक दो दो ट्रांजेक्शन के लिए 8-8 10-10 हजार रुपए उस टाइम पे किए थे। और फिर एक दिन डिपार्टमेंट आता है 2020 में कि नहीं, हम लोग अभी नील लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कराएंगे, या फिर हम लोग कम से कम लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कराएंगे। तो फिर जो लोगों ने टाइमली कंप्लायंसेस किए हैं, हमारे पास भी एज एस ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है कि अरे यार डिपार्टमेंट ने, हमने तो पे किया, हमारी गलती हो गई, क्या नेक्स्ट टाइम हम पे नहीं कराएंगे। तो क्या डिपार्टमेंट ये ट्रेंड सेट कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 64 के पेमेंट्स करा दिए। बहुत सारे लोग कोशिश किए कि अपील में केस लेके जाए, बट छोटी छोटी अमाउंट थी। अ, हम लोगों ने सोचा क्यों अपील में जाना है, क्यों फाइट करना है। क्योंकि क्लाइंट का हरासमेंट, अपना हरासमेंट छोटे अमाउंट के लिए 50,000 40,000 1 लाख रुपीज, तो हम लोगों ने क्लाइंट को बोल दिया कि भाई भर दो इतना पैसा। उसका तो नुकसान हो गया, जबकि आज 16(4) का एमनेस्टी भी गवर्नमेंट ने लाया है। तो ये डिपार्टमेंट में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे किया है। और अगर 16(4) डिपार्टमेंट सोचता है कि गलत ही है, तो फिर जो लोगों ने पैसा पे किया है उनका क्यों नहीं डिपार्टमेंट पैसा वापस करता है। जो पैसा गया हो गया है। ऐसा एमनेस्टी में क्लियर, कोई भी एमनेस्टी आता है तो आपको पता है उसमें क्लियरली लिख के आता है जो पैसा गया है वो रिफंड नहीं आएगा। तो पेमेंट हो गया। या फिर बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिपार्टमेंट सेकंड थॉट नहीं देता है। कि जैसे जब आप एमनेस्टी ला रहे हो तो एमनेस्टी के साथ कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने गलती से रिटर्न डिले फाइल कराया है, या फिर 3B में क्रेडिट ही क्लेम नहीं कराया, तो पार्शियल वेवर कहीं ना कहीं एमनेस्टी में मुझे लगता है कि मिला है। उसके लिए हम लोगों को डिपार्टमेंट के तक आवाज पहुंचानी चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। And let's start because we have good number of participants right now. Some people will join in time. Till the time we will start. So दो चीजें हैं, दो दो एमनेस्टी है, ये सबको पता है। एक है रिलेटेड टू सेक्शन 16(4) और एक है रिलेटेड टू इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर। ओके, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर के लिए जो आई है दैट इज इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 128A। और 16(4) के लिए जो एमनेस्टी आई है दैट इज इंट्रोड्यूस इन सेक्शन 16(5) and 6। तो देखिए, पहली बार मुझे लगता है ऐसे हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक सेक्शन ऐड किया है। ओके, गवर्नमेंट अब तक एक नोटिफिकेशन लाता था, एक सर्कुलर लाता था, और कुछ रूल्स लाता था एमनेस्टी के लिए, या फिर कुछ फॉर्म्स लाता था। अभी उन्होंने सेक्शन 16(5) मतलब एक सेक्शन ही इंसर्ट कर दिया कि जो सेक्शन 16(4) को ओवरराइड कर रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 16(4) ऐसे लिख दिया उन्होंने। विद कंडीशंस लिखा है बट सेक्शन 16(5) इज इंट्रोड्यूस नॉट विथ सम नोटिफिकेशन। एक कोई नोटिफिकेशन के साथ एमनेस्टी नहीं आई है। कुछ प्रोसीजरल फॉर्म जैसे कि सर्विस टैक्स के ये होते थे, अपने एमनेस्टी स्कीम्स होते थे, इनकम टैक्स के एमनेस्टी स्कीम्स होते थे। उसमें क्या होता था कि आपको कुछ फॉर्म्स आते थे, उसके अंदर एप्लीकेशन करना था। यहाँ पे गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग वन सेक्शन, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 16(4). सेक्शन 16(4) का जब एमनेस्टी आया
तो इसके लिए दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे, सेक्शन 16(5) उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया और सेक्शन 16(6) इंट्रोड्यूस कर दिया। सेक्शन 16(5), चलो सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्शन 16(4) क्या बोलता है, और उसका वैलिडिटी है या नहीं है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, बिकॉज रिसेंटली कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, उसने उन्होंने बोला है कि आईटीसी इज नॉट योर वेस्टेड राइट, आईटीसी इज वेस्टेड राइट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। ओके, तो बहुत सारे लोगों का काउंटर आर्ग्यूमेंट रिप्लाई में यही चीज जाती थी कि आईटीसी इज आवर वेस्टेड राइट एंड वी शुड गेट आईटीसी रिस्पेक्टिव ऑफ लेट रिटर्न फाइलिंग। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया जिसमें उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आईटीसी इज नॉट योर वेस्टेड राइट, इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशन क्या है, तो उन्होंने सेक्शन 16(4) में बोल दिया, कंडीशन ये है कि यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स बिफोर फाइलिंग ऑफ योर जीएसटीआर 9 और ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 9, दैट वाज your return of September, that was 20th October previously, now it is 30th November। तो उसके पहले आपका सेक्शन पूरे रिटर्न जाने चाहिए साल के, तो ही आप क्रेडिट अलाउड होगा। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों को 2017-18 में तो पता ही नहीं था रिटर्न फाइल कैसे करने। बहुत सारे ऑफिस में जैसे स्टाफ था, जैसे आर्टिकल्स थे, वैसे सीए थे, सब फ्रेश थे, तो रिटर्न गलत गए, रिटर्न नील गए, किसी से रिटर्न में गलती से कुछ फिगर्स गए, किसी के जीरो ऐड हो गए, ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आ गए। बट गवर्नमेंट ने रिटर्न रिवीजन का ऑप्शन नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था रिटर्न फाइल करना कैसे, तो उनका रिटर्न वैसे ही पेंडिंग रहा। उनको याद आया 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कि अपने रिटर्न पेंडिंग है, उन्होंने रिटर्न फाइल करवा लिए। अभी डिपार्टमेंट ने उस टाइम में क्या किया, डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करवा दिए, उनसे सेल ऑफर करने के लिए उनको प्रमोट कर दिया, क्योंकि जीएसटी का एमनेस्टी आया था 2020 में, जब सब लोगों ने रिटर्न दनादन 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 रिटर्न फाइल कर दिया। और रिटर्न फाइल करते ही उन्होंने अपना सेल तो डिक्लेयर कर दिया, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अभी आपने एमनेस्टी में रिटर्न फाइल तो कर दिए, सेल तो ऑफर कर दिया, बट आपका आईटीसी हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। आईटीसी क्यों नहीं अलाउड करेंगे, बिकॉज ऑफ सेक्शन 16(4)। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ। मेरे ही एक केस में एक क्लाइंट का सेल था, ट्रेडर था बेचारा, एक उसका टर्नओवर था, 1 करोड़ रुपए का सेल था, उसके अगेंस्ट परचेस था 95 लाख रुपीज। तो बेचारे का 1 करोड़ का सेल गवर्नमेंट ने ऑफर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर का टैक्स पेमेंट ले लिया और बोल दिया कि आईटी से तेरा 95 लाख रुपीज का हम लोग अलाउड नहीं करेंगे। अभी ट्रेडर को प्रॉफिट होता है 2, 3, 4%, फिर भी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं, हम लोग तेरे से 20 लाख रुपए लेके जाएंगे। वो बोल रहा है सर मेरे 4 साल का कमाई है, उनको कोई पड़ी नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट ने एक्ट में लिखा हुआ है। और आप सबको पता है, आप सब लोग विजिट करते हो डिपार्टमेंट, तो ऑफिसर लोगों को तो अथॉरिटी ही नहीं है कि बियॉन्ड एक्ट जाने की या फिर कुछ सबमिशन भी लेने की। उनको तो बस लगा हुआ है कि हाँ चलो भागना इस डायरेक्शन में, सब लोग भागना है बोलते हैं तो सब लोग भाग लेते हैं। तो 16(4) उसके लिए बैंक अटैचमेंट करा दिए, सब कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि 2021 में जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे ऐसे सिचुएशन था, मार्च से लेके सितंबर तक सब लॉकडाउन में थे, फिर भी उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि लोगों ने टाइमली कंप्लाई करना चाहिए। थोड़ा बहुत 2, 4, 10 दिन का, 1 महीने का उन्होंने उस टाइम पे वेवर दिया था, बट नॉट ऑन बिगर स्केल। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने रिटर्न जो फाइल किए वो रिटर्न फाइल कर दिए आफ्टर 30th नवंबर, आफ्टर दिसंबर और इन जैन। तो उनको भी सबने डिपार्टमेंट में नोटिस भेज दिए। अभी नोटिस भेज दिए, हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जी ने कृपा की और उन्होंने बोला चलो हम लोग आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। रिलीफ क्या दिया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेक्शन 16(5). अभी सेक्शन 16(5) क्या बोलता है, सेक्शन 16(5) बोलता है इट इज ओनली फॉर 4 years। हाँ, सेक्शन 16(5) उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 16(4), बट इट इज नॉट फॉर टोटल जीएसटी, इट इज ओनली फॉर इनिशियल 4 years, दैट इज 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। 2021 तक जिनके जीएसटीआर 3 भी पेंडिंग थे और उन्होंने अगर 30th नवंबर 2021 के पहले रिटर्न फाइल किया, देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 4 साल के रिटर्न आपने 3B अगर 30th नवंबर 2021 के बाद फाइल किया तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा आज भी। ये प्रॉब्लम ही है ना, अगर वो एमनेस्टी ला रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइल रिटर्न बिफोर 30th नवंबर। तो आपको पहले तो ये चेक करना है, आप जो 16(4) के लिए एमनेस्टी के लिए जाने की बात कर रहे हो, तो आपको ये चेक करना है कि भाई नोटिस में क्या है और रिटर्न फाइल कब हुआ, वो 30th नवंबर के पहले फाइल हुआ है या नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है अगर 30th नवंबर के पहले फाइल हुआ है तो वी विल अलाउ यू द क्रेडिट 30th नवंबर। अभी ऐसे क्यों, ये सवाल आया था जनरली मेरे दिमाग में कि ये 4 साल ही क्यों और 30th नवंबर ही डेट क्यों। क्योंकि जब
21-22 का रिटर्न उन्होंने एनुअल रिटर्न और जो उसका ड्यू डेट था GSTR 9 का और क्रेडिट क्लेम करने का, वो 30 नवंबर 2022 ऑलरेडी कर दिया था। तो उन्होंने वो थॉट प्रोसेस दिया होगा शायद कि हमने 2022 से तो 30 नवंबर किया है, अभी सितंबर तक, सितंबर जिधर तक था उधर तक प्रॉब्लम है, सितंबर के बाद लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, नवंबर के बाद वैसे उनको लगा होगा, पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस होता है उनका। बट उन्होंने ये 4 साल के लिए एमनेस्टी ला दिया। अभी जिनके केसेस पहले 4 साल में थे वो तो बच गए, अगर उन्होंने क्रेडिट GSTR 3B में क्लेम किया है तो, और वो भी बिफोर 30 नवंबर। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि GSTR 3B में क्रेडिट क्लेम करना क्यों। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 66। बहुत सारे केसेस में क्या होता था ना, गवर्नमेंट GST नंबर सस्पेंड करता था, कैंसिल करता था, हम लोग रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करते थे, ऑफिसर एक्सेप्ट करता था एप्लीकेशन, कभी नहीं करता था, कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो वो भी ऑफिसर एक्सेप्ट करता था आफ्टर सम टाइम। मतलब ऑफिसर एक्सेप्ट करता था 3 साल के, 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या फिर हम ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम अपील में जाते थे, अपील में वापस फाइट करो। तो इस सब प्रोसेस में वो जो ड्यू डेट है ना, तो क्रेडिट द आईटीसी, क्लेम द आईटीसी, वो ड्यू डेट मिस हो जाता था बहुत सारे लोगों का। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, चलो आपको ये भी हम आप पे मेहरबानी करते हैं। हम लोग आप पे मेहरबानी कैसे करते हैं, हम लोग आप पे मेहरबानी करते हैं बाय डूइंग दिस थिंग। एक सेक्शन नया इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग। सेक्शन में क्या बोला उन्होंने, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, ठीक है, समझिए आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया, अगर 30 नवंबर के पहले रिस्टोर हुआ है तो यू हैव टू फाइल रिटर्न बिफोर 30 नवंबर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप फिर सेक्शन 16(4) में आ रहे हो। बट जब आपका नंबर रिस्टोर नहीं हो रहा है बिफोर सेक्शन 6, बिफोर 30 नवंबर, तो आपको क्या करना है, आपको विद इन 1 मंथ ऑफ रिस्टोरेशन, 30 डे का उन्होंने टाइम लिमिट दिया है कि आपका सपोज हो गया जैन में, आपका जैन में रिस्टोरेशन हो गया, आपका जैन में जब रिस्टोरेशन हो रहा है तो आपको क्या करना है, को बिफोर 30 डे आपको वो सब रिटर्न जो वो कैंसिलेशन पीरियड के थे वो आपको रिटर्न फाइल करना है, तो आपको सेक्शन 64 अप्लाई नहीं होगा, तो आपको एप्लीकेबल होगा सेक्शन 66। फिर एक बार समझते हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब आपका नंबर कैंसिल हो गया और वापस रिस्टोर हो गया बिफोर 30 नवंबर, अगर रिस्टोर हुआ तो फाइन, तो ओके ही है, आप सब रिटर्न आपके भर लो, तो सेक्शन 64 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर आप 30 नवंबर के पहले नहीं का नंबर रिस्टोर होता है, और फॉर एग्जाम्पल जैन में होता है, फेब में होता है, तो आपको रिस्टोरेशन जिस दिन हुआ है उससे 30 दिन के पहले आपको आपके सब रिटर्न फाइल करने हैं, तो आपको आपका आईटीसी मिलेगा। ओके, तो ये एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी उन्होंने टाइमलाइन भी रखा है। देखो अभी इसमें बहुत सारे सिनारियोज है, एक एक सिनारियो के ऊपर बात करते हैं। पहला सिनारियो, आपकी केस अपील में है या फिर आपकी केस असेसमेंट में है जिसका ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ओके, मतलब आपको सेक्शन 73 में नोटिस आया है या फिर सेक्शन 74 में नोटिस आया है और उसका ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो क्या करना है आपको, ये एमनेस्टी का बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक दो डिपार्टमेंट को एक रिटर्न में देना है कि बिफोर पासिंग द ऑर्डर, क्योंकि आपका ऑर्डर पास नहीं हुआ है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर आप सेक्शन 65 कंसिडर करो, जो सेक्शन 64 ओवरराइड कर रहा है, तो आप लोग हमको वेवर दे दो। आपको उसके लिए कुछ अलग एप्लीकेशन नहीं करना है। याद रखिए, आपका अगर केस ऑलरेडी पेंडिंग है जिसका ऑर्डर नहीं हुआ है रिलेटेड टू सेक्शन 64, आपका ऑर्डर नहीं हुआ है, या आइदर अपील और इन असेसमेंट, बहुत सारे लोगों के केस असेसमेंट से ऑर्डर हो गए और अपील में गए हैं। बहुत सारे केस हमने भी अपील में फाइल कराए थे क्योंकि हमको लग रहा था एमनेस्टी कहीं ना कहीं आएगी। तो उस केस में क्या करना है, आपको अपीलेट अथॉरिटी आपकी या फिर आपका जो असेसिंग ऑफिस, उसको बस एक एप्लीकेशन रिटर्न में एक सबमिशन देना है, एप्लीकेशन भी नहीं कि हमारा एमनेस्टी में जा रहा है या फिर हमको सेक्शन 65 एप्लीकेबल हो रहा है, आप ऑर्डर पास करने से पहले ये कंसिडर कर लो। तो वहां पे कुछ एप्लीकेशन नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, उसके लिए कोई ड्यू डेट नहीं है। जब भी आपको अथॉरिटी ऑफिसर आपकी ऑर्डर पास करेगा उस टाइम पे, या फिर आपकी हियरिंग, चाहे वो कल आए, चाहे वो 6 महीने के बाद आए, चाहे वो 1 साल के बाद आए, जब भी आपकी हियरिंग आएगी उस टाइम पे आपको बस एक सबमिशन लेके जाना है कि सर आपको सेक्शन 65 कंसिडर करो और हमको ये ऑर्डर नलीफाई कर दो, तो आपको वहीं पे कोई भी ड्यू डेट नहीं है। बट अभी बहुत सारे केसेस में क्या हुआ ना, बहुत सारे केसेस में असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया बट हम लोग अपील में नहीं गए, या फिर बहुत सारे केसेस में अपील का ऑर्डर पास हो गया बट ट्रिब्यूनल फॉर्म ही नहीं है, तो हम लोग
ट्रिब्यूनल में जा ही नहीं सकते। तो ये ओपन ऑर्डर जो है ना, उसके लिए उन्होंने ड्यू डेट दिया। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ओपन ऑर्डर है उसके लिए आपको फाइल करना है एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ्स। सी, दो चीजें हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। एक, आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है अपीलेट अथॉरिटी या फिर असिस्टिंग ऑफिसर के पास, उस केस में आपको कोई भी चीज करनी नहीं है, बस एक बेसिक सबमिशन देना है। बट आपका ऑर्डर अगर हुआ है और आपके ऑर्डर का अगेंस्ट आपको रेक्टिफिकेशन करवाना है, तो उसके लिए ड्यू डेट है विद इन 6 मंथ फ्रॉम नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन उन्होंने कब लाया, नोटिफिकेशन उन्होंने लाया 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर 2024 को। मतलब आपको अप्रैल से पहले ये एप्लीकेशन फाइल करानी है। जिनके केसेस पेंडिंग है, याद रखिए, आपका अगर रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन यहाँ पे भी ड्यू डेट है, आप ये ड्यू डेट मिस करोगे तो डिपार्टमेंट वापस आपका आईटीसी डिनाई करेगा। ठीक है, क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन का आप एप्लीकेशन नहीं कर रहे हो। एक बेसिक आपको रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन कराना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या है ना, टेक्निकली जब हम लोग केस करने जाते हैं तो हमको प्रॉब्लम आ जाती है। जो डिफिकल्टीज मेरे ऑफिस स्टाफ ने फेस किया, मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ। पहली चीज क्या होती है, आपको अगर केस असेसिंग ऑफिसर से ऑर्डर हुआ है, अपील में नहीं गया है, ये एक सिनारियो है, उस केस में आपको माय एप्लीकेशंस में जाके रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है। बट अगर आपका ऑर्डर अपील से पास हुआ है, ओके, और उस केस में आपका ऑर्डर पास होके आप ट्रिब्यूनल में नहीं गए, तो उस केस में आपको जो अपील का टैब आता है ना एडिशनल नोटिस में, वहां पे जाके रेक्टिफिकेशन का टैब मिलेगा। दोनों टैब अलग जगह पे है। अगर आपका ऑर्डर हुआ है और अपील में नहीं गए, तो आपको क्या करना है, आपको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है इन माय एप्लीकेशंस। और अगर आपका अपील का ऑर्डर हुआ है, तो आपको क्या करना है, एडिशनल नोटिसेस में जाके नोटिस ओपन करके उसमें रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करवानी है। तो ये टेक्निकल छोटा सा पॉइंट है, बस इसकी वजह से प्रैक्टिकली हमको एप्लीकेशन फाइल करने में दिक्कत आती है। तो ये दो चीजें आप कंसिडर कीजिए। अभी इससे बड़ा क्वेश्चन, कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ऐसे क्यों। उसने क्या पूछा कि भाई क्या हुआ, मैंने 3B नहीं फाइल किया क्योंकि मुझे 3B सही से फाइल करना पता नहीं था। बट 3B का रिवीजन का ऑप्शन भी कुछ नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि 3B अगर इस महीने में मैंने आईटीसी नहीं लिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आईटीसी नहीं लिया और मैंने आगे भी नहीं लिया, बट मैंने क्या किया, मैंने वो आईटीसी क्लेम किया जीएसटीआर 9 में। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ही उस टाइम पे बोल रहा था, या फिर अभी भी डिपार्टमेंट बोलता है कि जीएसटीआर 9 इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपने जो भी गलतियां करी है वो जीएसटीआर 9 में आप रेक्टिफाई करके कर लो, उसमें आप रिकंसिलिएशन दे दो, ये कर दो। तो मैंने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया राइटली, उसमें आईटीसी क्लेम नहीं किया। क्या किया मैंने, जीएसटीआर 9 में आईटीसी क्लेम किया। तो मुझे आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कैन आई हैव सम आंसर्स? बिकॉज देखिए, इसके लिए मैंने बहुत सारा स्टडी किया है। तो अगर आंसर्स आएंगे, इस केस में एमनेस्टी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि 3B में आईटीसी क्लेम नहीं हुआ है। चैट बॉक्स पे अगर कुछ जवाब आएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, सागर बोल रहा है मिलना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिलना चाहिए। ओके, अगर नवंबर के पहले फाइल हुआ है तो नहीं, नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपके पास ऐसे केस पेंडिंग है, तो ये आप याद रखिए आपको करना क्या है। आपको एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगी, बट इवेंचुअली इसके ऊपर भी एक जजमेंट आएगा और उसके ऊपर भी एमनेस्टी आएगी। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट के दो केस हुए हैं जो एसएससी के फेवर में है। एक केस है केविन एचपी गैस और दूसरा केस है शानमुगा इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर। ये दो केस है जो मद्रास हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिए, जहां पे एसएससी ने डिफेंड किया था कि सर, आपने ही बोला था जीएसटीआर 9 में आप रेक्टिफिकेशन कर दो, तो मैंने जीएसटीआर 9 में वो डाल दिया। आपने ही बोला था कि जीएसटीआर 3B गलत होते हैं तो जीएसटीआर 9 में क्लेम कर दो। ये पहला स्टैंड था एसएससी का। दूसरा स्टैंड था एसएससी का कि सर, उस टाइम पे सेक्शन सॉरी रिटर्न 3B था ही नहीं। एज पर सेक्शन 39 उस टाइम पे रिटर्न जो रिटर्न था वो जीएसटीआर 3 था। सबको पता है ये, क्योंकि जीएसटीआर 3 भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2022 में। 2022 के पहले जीएसटीआर 3 भी था नहीं एज पर सेक्शन। तो ये दो केस के ऊपर एसएससी ने डिफेंड किया था मद्रास हाई कोर्ट में कि मैंने सेक्शन 16(4) के हिसाब से रिटर्न टाइम पे फाइल किया है, बट क्लेम जो किया है क्रेडिट, वो क्लेम किया है मैंने जीएसटीआर 9 में, और ये भी जीएसटीआर 9 भी रिटर्न ही है। तो आप ऐसे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि क्रेडिट क्लेम होना चाहिए, वो भी जीएसटीआर 3B में, क्योंकि उस टाइम जीएसटीआर 3 था।
तो जो रिटर्न ही नोटिफाइड नहीं था, वो रिटर्न मेरा गलत फाइल हुआ, उसके ऊपर आप क्यों मुझे चार्ज कर रहे हो? फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट और इंटरेस्टिंग था। सेकंड आर्गुमेंट क्या बोला उसने, कि मेरा अगर सेल मैंने ऑफर कर रहा हूं और मैं परचेस उसमें आईटीसी क्लेम करने के लिए आप बोल रहे हो, विथ रिटर्न ही मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ, आप बोल रहे हो, मैं अग्री कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पास कैश में पेमेंट करने के लिए है नहीं आज, और मैं लेट रिटर्न फाइल करके इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे आईटीसी डिसअलाउ क्यों हो रहा है? आपका मैकेनिज्म ही गलत है कि आप मुझे आईटीसी ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज नॉन रिटर्न फाइलिंग, और जबकि आपका रिटर्न विद कैश पेमेंट जाता नहीं है। ये दो आर्ग्यूमेंट एसएससी ने दिए थे, दो अलग केस में, एक केविन एचपी गैस और एक शानमुगा इलेक्ट्रिकल्स एंड हार्डवेयर। उस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने ये केस एक्सेप्ट किया है। शायद अभी डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में फाइल करेगा केस, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगा, तो वहां पे पता नहीं क्या होगा, बट अभी राइट नाउ यू कैन टेक दिस स्टैंड कि हमारा क्रेडिट आईटीसी हमने जीएसटीआर 9 में क्लेम किया हुआ है। ओके, तो ये भी केसेस जो है आप छोड़ के मत दीजिए, फाइट करते रहिए, शायद जीएसटीआर 604 की जैसे उसके लिए कुछ एमनेस्टी आए। ओके, तो ये दो केस लॉज मैं आपको वापस कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि आपको रेफर करना है तो मिल जाएगा। उसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सेक्शन 128A। यहाँ पे हम लोग एक इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे रिटर्न लेट फाइल हुए थे, बहुत सारे रिटर्न टाइमली फाइल नहीं हुए थे, गलत फाइल हुए थे, उसके लिए कुछ नोटिस आ रही थी 17, 18, 18, 19, 19, 20। तो 53rd काउंसिल मीटिंग से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बाहर आई और उन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या है सेक्शन? सेक्शन 128A। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आपकी जो भी पेंडिंग केसेस है और उसका अगर टैक्स पेमेंट नहीं हुआ है, सी, उसका अगर टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम लोग आपको एमनेस्टी का बेनिफिट देंगे। हुआ है तो हुआ, फिर हो गया पैसा वो, फिर आपने गलती कर दिया टाइम पे, प्रॉम्प्टली जीएसटीआर टैक्स पेमेंट करके, प्रॉम्प्टली इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करके, तो आपकी गलती है, मतलब आप सही से कंप्लायंस कर रहे हो, आपकी गलती है, ऐसे डिपार्टमेंट मानता है। आप अगर स्टेज कर रहे हो, आप पे ही नहीं कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो वो फिर ठीक है, हम आपके लिए एमनेस्टी लेके आएंगे, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया। तो उन्होंने एक एमनेस्टी लेके आए वो लोग। एमनेस्टी में क्या दिया उन्होंने, उन्होंने दिए 3 सेक्शंस और उसके लिए दिए कुछ रूल्स। ओके, तो एमनेस्टी में डिपार्टमेंट बोला, फर्स्ट थिंग, एमनेस्टी या फिर सेक्शन 128 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर। ठीक है। दूसरी चीज जो कि हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 74A की, उसके रिलेटेड है। उन्होंने बोला वेवर होगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का सिर्फ अगर ऑर्डर आपका सेक्शन 73 में आया है तो। ओके, आपका अगर विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अगर आपका ऑर्डर आया है सेक्शन 74 में, देखिए ये सब चीज हम लोग आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं या फिर वेबिनार आज लेने का पर्पस क्या है, वो सबसे पहले बताता हूं मैं। क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि एमनेस्टी का ड्यू डेट है 31 मार्च, या फिर उसके बाद 3 महीने ऐसे कुछ तो ड्यू डेट है, तो हम लोग उठेंगे 24 मार्च को, 25 मार्च को, और उस टाइम पे अगर कुछ करने जाएंगे तो मे भी ऐसे हो सकता है कि कुछ चीजें आपके हाथ में है, फिर भी आप मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं केस में एप्लीकेबल क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आप सब आपके क्लाइंट के लिस्ट निकालो, उसके पास कौन से नोटिस आए हैं, और इसमें से एमनेस्टी किस किस को एप्लीकेबल हो रहा है वो पहले एनालिसिस कीजिए, क्योंकि एमनेस्टी में बहुत सारे आगे पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, जो लोग हम आंसर करेंगे तो आपको समझेगा कि ये एमनेस्टी सबको एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट बोल रहा है सबको, लेकिन सबको एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारे प्रोस कॉन्स आने वाले, तो आज आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, आपके सब नोटिस डाउनलोड कीजिए और हर एक क्लाइंट को एमनेस्टी का एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है ना, एमनेस्टी एप्लीकेबल होगी सिर्फ 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के लिए। सेक्शन 74 के लिए एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स 164 सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए रूल 164 लाया। रूल 164 में उन्होंने कुछ फॉर्म्स बताए, वो 54th काउंसिल मीटिंग ने बताया, कुछ फॉर्म्स बताए, कुछ नोटिफिकेशन इशू किए। अभी वो भी एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर से, जिसमें प्रोसीजर कंडीशंस बता दे। दो नोटिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और एक सर्कुलर। याद रखिए, आपको अगर इसके बाद भी अगर कुछ सवाल आता है एमनेस्टी के ऊपर, तो आपको दो सर्कुलर, एक सर्कुलर, दो नोटिफिकेशंस जाके पढ़ने हैं। फर्स्ट सर्कुलर 20/2014, सेकंड सर्कुलर 21/2014, और नोटिफिकेशन और सर्कुलर 238/2024।
तो ये 3 चीजें आपको जाके पढ़नी है। अभी नोटिफिकेशन 20 में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया नोटिफिकेशन 20 में कि हम लोग रूल 164 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें डिटेल प्रोसीजर दिया उन्होंने कि एमनेस्टिकल एप्लीकेशन कैसे जाएगा। ठीक है, 16(4) का एमनेस्टी बहुत इजी है, बहुत इजी है। उसके कंपेरेटिवली आपको अगर एमनेस्टी का एप्लीकेशन करना है 128A के लिए, मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर के लिए, तो इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। आपको हर एक चीज अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, उसका ड्यू डेट याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी 2014 में उन्होंने बताया कि डेडलाइन दिया है उन्होंने, फुल पेमेंट ऑफ डिमांडेड टैक्स टू क्वालिफाई फॉर वेवर बेनिफिट। उन्होंने क्या बताया कि हम लोग एक डेडलाइन देंगे, वो डेडलाइन के पहले अगर आप लोग, डेडलाइन के पहले अगर आप लोग पेमेंट फुल कराएंगे, अगर फुल टैक्स पेमेंट कराते हैं, तो हम लोग आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट देंगे। यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, प्रोज एंड कॉन्स डाल दिए कि आपको, मतलब अभी किसी का ऑर्डर पड़ा है 20 लाख का, और उसको अगर इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर चाहिए, तो उसको भाई डेडलाइन के पहले टैक्स पेमेंट कराना होगा, तो ही हम लोग आपको एमनेस्टी का बेनिफिट देंगे, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। उन्होंने बार्गेनिंग के लिए बैठते नहीं है ना डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या बोलता है, हम लोग ऐसे बोले वैसे बोले, बात खत्म। तो उन्होंने वो डेडलाइन सेट किया विथ नोटिफिकेशन 21/2024। वो नोटिफिकेशन में 2 ड्यू डेट्स है। देखिए, 3 ड्यू डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एमनेस्टी। फर्स्ट ड्यू डेट इज 31 मार्च। वो ड्यू डेट क्यों है 31 मार्च? ड्यू डेट है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि जो भी पेंडिंग केसेस है, वो सब पेंडिंग केसेस के आपको क्या करना है, टैक्स पेमेंट कराना है बिफोर 31 मार्च। दिस इज आवर फर्स्ट ड्यू डेट। याद रखिए, फर्स्ट ड्यू डेट 31 मार्च। आपके पूरे केसेस निकालिए, जो भी केसेस आपके पास पेंडिंग है, उसमें से जो जो क्वालिफाई हो रहे हैं एमनेस्टी के लिए, उसका सबका टैक्स पेमेंट 31 मार्च के लिए पे कीजिए, 31 मार्च के पहले। तो आपको क्लाइंट को अभी से बताना पड़ेगा कि भाई आपका इतना टैक्स पेमेंट है, आप लोग पे प्रोविजन करके रखिए फंड्स का। आप लोग 30 मार्च को बोलोगे तो क्लाइंट पैसे कहाँ से लाएगा? तो आपको अभी से बताना पड़ेगा। सेकंड ड्यू डेट इज, अगर सेक्शन 73 में केस आपका नहीं हुआ है, आपका केस हुआ है सेक्शन 74 में, और बहुत सारे लोग हैं जो लोग फाइट करते हैं आगे जाके कि नहीं सर, हमारा जो केस आपने बताया सेक्शन 74 का, विलफुल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड, ये हमारा है ही नहीं। हमारा केस है सेक्शन 73 का, क्योंकि ये हमारा फ्रॉड था ही नहीं। जैसे कि जीएसटी 2A 3B, बहुत सारे ऑफिसर्स ने क्या किया, 2A 3B के लिए भी सेक्शन 74 इन्वोक कर दिया था। 74 कैसे होगा ना इन्वोक, क्योंकि फ्रॉड नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मुझे 2A आया ही नहीं था, मेरा जनरेट ही हुआ नहीं था, तो हाउ आई एम सपोज टू डू दिस थिंग। या फिर बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे क्लाइंट्स को नोटिस आया, अभी आपके पास भी आया होगा, जहां पे ऑफिसर बोल रहा है कि क्लाइंट ने टैक्स पेमेंट नहीं किया। आई एग्री कि नोटिस सेक्शन 16 में कंडीशन डाला हुआ है कि आपके जो वेंडर है उन्होंने टैक्स पेमेंट करना चाहिए, आई टोटली एग्री। बट सर, हमको समझेगा कैसे कि उसने टैक्स पेमेंट किया है नहीं किया है? आप उसके लिए सेक्शन 74 यूनोक कैसे कर सकते हो? आप बोल रहे हो जीएसटी 2A से चेक करो, सर जीएसटी 2A में सिर्फ आता है उसने जीएसटी 3B फाइल किया या नहीं किया है। भी अगर उसने जीएसटी 3B फाइल किया है, और उसने अगर नील फाइल किया है, तो या फिर उसने ऑफर किया जीएसटीआर 1 में 10 लाख रुपए, और जीएसटी 3 में 5 लाख ही दिखाए होंगे, तो सर हमको कैसे पता चलेगा हमारा टैक्स पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है? दूसरी चीज, अगर सेक्शन 74 आपको इन्वोक करना है फ्रॉड का, आपने अभी आईएमएस लाया ना, आईएमएस में क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये हमको परचेस है। अगर ये हमारा परचेस है, तो ही सामने वाला उसके ऊपर जीएसटी 3B में टैक्स पे करेगा। तो आज ये सिस्टम लाया ना आपने कि हम एक्सेप्ट कर रहे हो इनवॉइसेस, तो आप सेक्शन 74 कैसे इन्वोक कर रहे हो? तो इससे बहुत सारे केसेस के लिए लोग अपील में जाके फाइट किए, और उन्होंने फिर अपीलेट अथॉरिटी में रिवाइज कि नहीं, ये आपका सेक्शन 73 में होना चाहिए था केस। उस केस में जिस दिन ऑर्डर आएगा, उस दिन से आपको अगले 6 मंथ में एप्लीकेशन करना है मिनिस्ट्री के लिए। देखिए, अब तक मैंने 2 ड्यू डेट बताया। फर्स्ट ड्यू डेट 31 मार्च, जो जनरली सबको एप्लीकेबल होगी। दूसरी ड्यू डेट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर। ऑर्डर कौन सी पास करनी है उसको? ऑर्डर जब आपको ये करना है 74 का ऑर्डर आप रिवाइज करके ले रहे हो सेक्शन, इसके लिए सेक्शन 73 के लिए। अभी आते हैं सेक्शन 128A 1। इसमें 3 पैरास दिए हुए हैं उन्होंने। मैंने क्या किया ना, आपके लिए कंपाइल कर दिया सब चीजें इन्होंने। नोटिफिकेशन आपको पता है कैसे होता है, अलग जगह पे अलग अलग चीजें रखते हैं, तो मैं आपको कंपाइल करके बताऊंगा, जिसकी वजह से आपको आसानी होगी सब चीजें समझने के लिए। फर्स्ट थिंग,
128A1A, उसमें उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने बोला आपका नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 73 में, सेक्शन 73 में नोटिस इशू हुआ बट ऑर्डर पास नहीं हुआ 73(9) में। ऑर्डर अगर आपका पास नहीं हुआ है तो आपको फाइल करना है SPL01। कब फाइल करना है? ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट ड्यू डेट। आपने टैक्स पेमेंट भी कर दिया 31 मार्च के पहले, बट आपको SPL01 फाइल करना है विद इन ड्यू डेट। वो ड्यू डेट है 3 मंथ्स फ्रॉम नोटिफाइड डेट। नोटिफाइड डेट क्या है? 31 मार्च। तो आपको क्या करना है, आपको 31 मार्च के बाद विद इन 3 मंथ्स SPL01 फाइल करना है। और आपको जो टैक्स पेमेंट करना है, जो मैंने बोला 31 मार्च के पहले टैक्स पेमेंट करना है, दैट शुड बी मेड थ्रू DRC03। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आपका ऑर्डर ही नहीं हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ही क्रिएट नहीं हुआ है। उस केस में आपको पेमेंट करना है DRC03 के थ्रू। उसके बाद आपका अगर अपील है उस केस में, तो आपको क्या करना है, अपील विड्रॉ करके लेना है। या फिर आप ट्रिब्यूनल में हो, आप रिट पिटीशन फाइल किए हो, उस सब केस में आपको विड्रॉ करना है। उसके बाद आते हैं दो सेक्शंस, एक 1B और एक 1C। 1B में उन्होंने बोला कि आपका ऑफिसर ने तो ऑर्डर इशू कर दिया 73(9) में, अपीलेट ऑर्डर नहीं हुआ है। या फिर आपका अपीलेट ऑर्डर हुआ है बट आपका ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर तो होगा ही नहीं क्योंकि ट्रिब्यूनल फॉर्म ही नहीं है, बट आपका ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं हुआ है, ऐसे उन्होंने दो सेक्शन डाल दिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, उस केस में आपको करना है SPL02 फाइल। देखिए दो ही फॉर्म्स उन्होंने नोटिफाई किए, एक SPL01, एक SPL02। SPL01 क्यों है? अगर आपका ऑर्डर ही नहीं हुआ है तो आपको SPL01 फाइल करना है। और आपका अगर ऑर्डर हुआ है 73(9) में, फर्स्ट ऑर्डर हुआ है और आपका केस अपील में है, या फिर आपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील ही नहीं किया है। बहुत सारे लोगों का वो भी क्वेश्चन था कि सर यहाँ पे तो लिखा है कि नो ऑर्डर विथ अपीलेट अथॉरिटी, बट मैंने अपील ही फाइल नहीं किया है। तो 164 रूल जो है उसका सब सेक्शन 7, आप सब रूल 7 चेक करोगे तो उसमें आपको समझेगा कि ये अलाउड है। ठीक है, तो आपको दो चीजें हैं, SPL02 फाइल करना है अगर आपका ऑर्डर पास हुआ है, और ट्रिब्यूनल का या फिर आपका अपीलेट का ऑर्डर पास नहीं हुआ है। उसके लिए प्रोसेस क्या है, देखिए आपको SPL01 के लिए पेमेंट कहाँ पे करना है, DRC03 में। यहाँ पे देखिए अभी नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, एमनेस्टी है, तो कॉम्प्लिकेशंस होगी। यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम लोग DRC03 के पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलेगा ही नहीं, DRC03 कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं बोला। सिर्फ आपका ऑर्डर नहीं हुआ है तो ही चलेगा, आपका ऑर्डर अगर हुआ है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, सर आपको डेबिट मारना पड़ेगा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर हुआ है उसके अगेंस्ट। सर लेकिन मैंने तो पेमेंट कर दिया DRC03 में। तो उस केस में आप क्या करो, उन्होंने DRC03A बताया कि आप DRC03A के अगेंस्ट DRC03 सेट ऑफ करो और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को आपका डेबिट मारो। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका ऑर्डर नहीं हुआ है, मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आपका ऑर्डर नहीं हुआ है तो आपको सिंपल है SPL01 फाइल करना है, DRC03 के अगेंस्ट पेमेंट करना है बिफोर 31 मार्च, और विद इन 3 मंथ्स आपको एप्लीकेशन करना है। आपका ऑर्डर हुआ है बट अपील और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, SPL02 फाइल करना है। और आपको पेमेंट जो करना है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को डेबिट करके करना है। फिर भी आपने गलती से DRC03 में अगर पेमेंट कर दिया तो उस केस में आपको DRC03A फाइल करना है। ओके, ये फॉर्म उन्होंने नोटिफाई करके दिया। उसके बाद फॉर्म अप्रोप्रिएटली हम लोग फाइंड आउट करेंगे SPL01 एप्लीकेबल हो रहा है या 2 एप्लीकेबल हो रहा है। उसके डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 3 मंथ्स ऑफ नोटिफाइड डेट। नोटिफाइड डेट क्या है, 31 मार्च। तो आपको जो भी एप्लीकेशन फाइल करना है वो बिफोर 30 जून फाइल करना है, याद रखिए। इसमें कोई प्रोस कॉन्स कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि SPL01 हो या 2 हो, विद इन 3 मंथ्स आप फाइल कर लो। उसके बाद आपका अगर अपील है, आपका ट्रिब्यूनल में केस है, आपका रिट पिटिशन फाइल है, तो उसका आपको विड्रॉल का प्रूफ देना है। बट सर अभी डिपार्टमेंट पता है ना सर, मैंने तो क्या है ना एप्लीकेशन ही कर दिया विड्रॉल का ड्यू डेट पे, और फिर मुझे ऑर्डर ही नहीं आया, तो क्या करेंगे? ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, आप बोलोगे कि सर क्या करेंगे उस केस में, कि मैंने विड्रॉल का अपील के एप्लीकेशन कर दिया बट अपील का विड्रॉल का ऑर्डर नहीं आया, तो प्रूफ कैसे अटैच करूंगा? तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, आप क्या करो, आप एप्लीकेशन का कॉपी अटैच कर लो, और विद इन 1 मंथ आप विड्रॉल का एप्लीकेशन का जो आपका अप्रूवल होगा उसका ऑर्डर अटैच कर लो। देखिए अगर
ऑर्डर पहले ही आता है एसपीएल 01 या 2 फाइल करने के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर अटैच कर दो विड्रॉल का। अगर विड्रॉल का ऑर्डर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन अटैच करना है और उसके बाद विद इन 1 मंथ आपको क्या करना है, विड्रॉल का प्रूफ दैट इज ऑर्डर, मतलब आपको ऑफिसर से बात करके ऑर्डर विद इन 1 मंथ लेना ही पड़ेगा और वो आपको अटैच करना पड़ेगा एसपीएल 01 और 2 के साथ। उसके बाद क्या होगा, ये तो विड्रॉल तो हो गया, विड्रॉल के ऊपर हमने बात कर दिया, ठीक है। पेमेंट कैसे होगा, जैसे मैंने अभी बताया, अगर एसपीएल 01 है तो आपको पेमेंट करना है डीआरसी 03 के अगेंस्ट, अगर एसपीएल 02 है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को पेमेंट करना है। सर लेकिन अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है सर, मेरा ऑर्डर सेक्शन 16(4) में भी है, ऑर्डर में कुछ इश्यूज सेक्शन 16(4) की भी है, कुछ इश्यूज अलग भी है, तो मैं सर सेक्शन 16(4) का पेमेंट करूँ या फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन करूँ या फिर एसपीएल 01 फाइल करूँ, आई एम बिट कंफ्यूज। इसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, आई विल आंसर योर दिस क्वेश्चन आल्सो। ओके, तो एडिशनल फॉर्म जो डीआरसी 03 है जैसे मैंने बताया वो फाइल करना पड़ेगा। भी ऑफिसर क्या करेगा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी ड्यू डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने फाइल कर दिया एसपीएल 01 या 2, उसके बाद ऑफिसर रिव्यू करेगा, विद इन 3 मंथ्स ही हैज टू इशू इफ इट इज लाइबल फॉर रिजेक्शन। अगर ऑफिसर एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं मुझे ये आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं है, तो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको एक एसपीएल 03 फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, उसको आपको देना पड़ेगा एसपीएल 03, वो आपको एसपीएल 03 देगा। उसके बाद आप विद इन 1 मंथ उसको रिप्लाई करो एसपीएल 04 में। अगर एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा एसपीएल 03 देना पड़ेगा और आपको उसमें उसका रिप्लाई करना है एसपीएल 04 में विद इन 1 मंथ। ओके, और अगर डिसीजन आता है आपके फेवर में तो ऑफिसर क्या करेगा, आपको एसपीएल 05 देगा। एसपीएल 05 इज ऑर्डर फॉर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है। अगर नहीं होता है उसको एक्सेप्ट तो एसपीएल 07, अभी 6 कहा गया वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो ऑफिसर देगा आपको एसपीएल 07। हाँ, ऑफिसर ने आपको रिप्लाई ही नहीं किया तो सर आपका एप्लीकेशन तो गया है लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपका ऑफिसर रिप्लाई नहीं किया, तो इट विल बी अज्यूम्ड एज दैट एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड और एसपीएल 05 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा साइट पे। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर ऑफिसर आपको एसपीएल 03 देगा, आप रिप्लाई करोगे, फिर आपका जो एसपीएल 07 मिलेगा। अभी क्या होगा, अभी आप इसके अगेंस्ट आप किसके पास जाओगे, ये भी तो सवाल है। सर मेरा अपील का ऑर्डर था या फिर मेरा असेसिंग ऑफिसर का 73 का ऑर्डर था, मेरा आइदर यू हैव ऑर्डर विथ 107 और 73, दोनों में से एक ही ऑर्डर है आपके पास, एक तो अपील का ऑर्डर है नहीं तो आपका 73 का ऑर्डर है, तो दोनों में से एक ही ऑर्डर है, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको देखिए एसपीएल 01 है तो उन्होंने क्या बोला, ऑफिसर कौन है जिसने सेक्शन 73 में आपको नोटिस भेजा है, वही ऑफिसर है आपका, डोंट वरी। बट अगर आपका अपीलेट का ऑर्डर है या फिर आपका केस अपील में पेंडिंग था तो आपका अपीलेट अथॉरिटी नहीं चेक करेगा एसपीएल 01, आपका ऑफिसर हु इज ऑथोराइज टू डू रिकवरी अंडर सेक्शन 79, मतलब आपका असेसिंग ऑफिसर, उसके पास ही जाना है, एप्लीकेशन उसके पास ही जाएगा, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा नहीं। ओके, उसके बाद बात करेंगे, इसके बाद क्या होगा, एसपीएल 07 तो आ गया सर, लेकिन वो एसपीएल 07 भी हमको एक्सेप्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सर फिर उस केस में आप अपील कर सकते हो एज पर सेक्शन 107, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी प्रोसेस के साथ आप एसपीएल 07 के अगेंस्ट एप्लीकेशन कर दो। अभी आपने एप्लीकेशन कर दिया अपील में कि आपको, क्योंकि शायद आपने ऑफिसर का कुछ ख्याल नहीं रखा, ये वो कुछ भी चीजें हो गई और फिर आपने ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप अपील फाइल कर सकते हो, डोंट वरी। अपील, लेकिन आपका अपील सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर के लिए हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपको कोई पुराना इशू है आप वो इशू के लिए अपील फाइल करना, ये चीज नहीं होगी। ओके, आपको क्या करना है, अपील फाइल होगा दैट टू रिलेटेड ओनली इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेवर। ओके, फिर अपील अथॉरिटी आपको अगर एक्सेप्ट करता है तो एसपीएल 06 देगा, जो मैंने बोला था ना एसपीएल 06 गायब हो गया, तो यहाँ पे है वो, अपील अथॉरिटी आपके फेवर में आ गया तो एसपीएल 06 देगा। भी आता है मेन सवाल कि एसपीएल 06 तो आ गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, बट सर मेरा अपील अथॉरिटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या, और मैंने तो सर मेरा केस अपील में था, अपील भी विड्रॉ कर दिया एमएनएसटी में जाने के लिए,
और फिर अभी SPL06 फिर अथॉरिटी भी एक्सेप्ट नहीं कर दिया है, तो क्या करेंगे? सर उस केस में उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ चीजें डाली है। उन्होंने क्या बोला सर वहां पे? उन्होंने बोल दिया कि अगर आपका अपील रिजेक्ट होता है, आपका ओरिजिनल अपील जो आपने विड्रॉ किया था ना, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ रिस्टोर हो जाएगा। ओके। अगर आपका ऑफिसर आपको SPL05 दे देता है, SPL07 दे देता है, जो रिजेक्शन का ऑर्डर है, उस इसमें क्या होगा, आपका ओरिजिनल अपील रिस्टोर हो जाएगा। या फिर आपका अपील अथॉरिटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है आपका सबमिशन, मतलब इन केस आप, मुझे ये बहुत फोन आए थे अभी बीच में 15 दिन पहले कि सर सॉरी फॉर इन, ओके, तो उस केस में क्या होगा, आपका अपील रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे फोन आए थे, सर अपील का क्या होगा, अपील आपका रिस्टोर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अभी कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो कंडीशंस है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कंडीशंस क्या क्या है? पहली बात तो आपका फुल टैक्स पेमेंट होना चाहिए। ओके, याद रखिए, आपका फुल टैक्स पेमेंट होना चाहिए। फुल टैक्स पेमेंट होना चाहिए मतलब सर, अभी मेरा अगर पार्शियल वेवर लेना है तो नहीं चलेगा। ठीक है सर, अभी प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मेरा ऑर्डर हुआ था अप्रैल में, मैंने टैक्स पेमेंट जो था वो मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया अप्रैल में ही, बट एमनेस्टी तो नवंबर में आ गया। तो मेरा वो टैक्स पेमेंट सर एक्सेप्ट होगा क्या आज की डेट पे? होगा सर। आपका वो टैक्स पेमेंट अगर आपने अप्रैल में किया है, उसके पहले किया है, एमनेस्टी आने के पहले किया है, तो भी आपका टैक्स पेमेंट एक्सेप्ट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे एक्सक्लूजन वेवर में क्या क्या है। तो आप, मुझे एक केस ऐसे ही मिला, या फिर आप ऑफिसर से भी बात करोगे तो आपको समझेगा। आपने अगर टैक्स पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो उसका एडजस्टमेंट अभी के टैक्स पेमेंट के अगेंस्ट होगा क्या, या फिर अभी के इंटरेस्ट पेनल्टी के वेवर के अगेंस्ट होगा क्या? नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर सिर्फ टैक्स पेमेंट हुआ है और इंटरेस्ट पेनल्टी का पेमेंट नहीं हुआ है तो ही मिलेगा। इंटरेस्ट पेनल्टी का आपका ऑलरेडी पेमेंट हुआ है तो उसके लिए डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर सर मल्टीपल ऑर्डर है तो, मतलब ऐसे हो सकता है ना कि मेरे पास 17-18 की भी ऑर्डर है, 18-19 की भी ऑर्डर है, 19-20 की भी ऑर्डर है, तो उस केस में क्या होगा? सर उस केस में आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा हर एक साल के लिए, हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट, बिकॉज SPL01 and 2 इज रिलेटेड टू ऑर्डर्स। ओके, इट इज नॉट SCC बेस्ड, इट इज ऑर्डर बेस्ड, तो आपको अलग अलग साल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं, सर पार्शियल पेमेंट हुआ है तो क्या? देखिए, अभी मैंने बताया कि DRC03A फाइल करना है, अगर DRC03 फाइल हुआ है आपसे, तो सेम केस हो सकता है कि मैंने क्या किया सर, मुझे अपील में केस डालना था, मुझे 8 पॉइंट पे अपील में नहीं जाना था, 2 पॉइंट पे जाना था अपील में, तो मैंने पार्शियल पेमेंट DRC03 के ऑलरेडी थ्रू कर दिया, बट मेरे 2 पॉइंट अपील में लिटिगेशन में है ऑलरेडी, तो मैं अपील विड्रॉ कर रहा हूँ। उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको बैलेंस पेमेंट DRC03 के अगेंस्ट करना पड़ेगा, और दोनों भी DRC3 के अगेंस्ट आपको DRC3A फाइल करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया। तो फाइनली अगर आप अपील विड्रॉ कर रहे हो और आपका पार्शियल पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, कोई भी पेमेंट DRC03 के अगेंस्ट हुआ है, तो आपको DRC03A फाइल करना है। उसके बाद अगर आपके, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सर मेरा सेक्शन 16(4) में भी है कुछ इश्यूज, मेरे कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू अदर थिंग्स, तो कैसे होगा? आप तो बोल रहे हो फुल टैक्स पेमेंट करना है, तो मैं सेक्शन 16(4) का टैक्स पेमेंट क्यों करूंगा? ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज था, बट उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज के लिए मैं गवर्नमेंट को मतलब थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने इतना अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया। उन्होंने देखिए, आपके इसमें दो इश्यूज है, बात करेंगे। एक इशू है रिलेटेड टू सेक्शन 73 और एक इशू है सेक्शन 16(4) का। अभी 16(4) का हमने पहले पढ़ा, उसमें उन्होंने क्या दिया है, रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे बोल रहे हैं आप SPL01 या 2 फाइल कर लो, तो जाए कहाँ पे? उन्होंने क्या बताया, आप रेक्टिफिकेशन मत फाइल करो। अगर दो इशू इन्वॉल्व है तो आप रेक्टिफिकेशन मत फाइल करो। आप क्या करो, आप सिर्फ SPL01 या 2 फाइल करो। सर फिर वो फुल टैक्स पेमेंट नहीं, आप उसका एक वर्किंग दे दो कि आपके इशू में, आपके अगर नोटिस में 2 लाख रुपए का डिमांड है
उसमें से 1 लाख रुपए सर 64 का था, वो एक एक्सप्लेनेशन राइट करके दे दो कि सर वो डिमांड मेरा ऑलरेडी नलीफाई हो गया, सेक्शन 65 आया इसकी वजह से, अभी जो पेंडिंग बचा है मेरा वो सिर्फ बाकी का जो दूसरा इशू था सेक्शन 73 वाला उतना ही बचा है, तो मुझे उसके लिए एप्लीकेशन करना है। तो आपको रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल करना है, आपको बस SPL 01 के या 2 के अटैचमेंट में एक वर्किंग बना के देना है कि सर मेरे ऑर्डर में सेक्शन 64 का एक पार्ट इन्वॉल्व था, मैं उसका टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा हूं, आप जब ऑर्डर पास करोगे तो आप वो कंसिडर कीजिए। ओके, तो ये चीज है, ये आपको आगे जाके तकलीफ दे सकती है। जिन्होंने केसेस देखे उनको तो तुरंत समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम है, जिन्होंने केसेस नहीं देखे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। उसके बाद सर ट्रांजिशन क्रेडिट है तो क्या, ये भी मुझे एक फोन आया था कि सर मेरा जो केस है वो ट्रांजिशन क्रेडिट का है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ट्रांजिशन क्रेडिट अगर है तो जीएसटी में ही यूटिलाइज हुआ है और उसके अगेंस्ट नोटिस आया हो सेक्शन 73 में ही आया हुआ है। तो आपका अगर ट्रांजिशनल क्रेडिट का केस है तो भी एलिजिबल है इंटरेस्ट पेनल्टी के वेवर के लिए, जो कि एमनेस्टी में आया है। तो अगर आपका ट्रांसफर का केस चल रहा है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे किस किस चीज को वेवर इंटरेस्ट पेनल्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर मैंने रिटर्न ही डिले फाइल किए थे तो उसका भी तो इंटरेस्ट बनता है, उसका इंटरेस्ट पेंडिंग है, ऑफिसर मुझे फोन किए जा रहा है, उसके लिए क्या, सर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी है उसके लिए आपका एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं है। अगर देखिए ये उन्होंने बोला नहीं है बट प्रैक्टिकली आप जाओगे तो ये होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑफिसर लोगों से बात किया, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है। अगर आपके ऑर्डर में पैरा 70, अगर जो लिटिगेशन में है, उनको पता है पैरा 70 मतलब जीएसटी और 1 3B का डिफरेंस, इसका अगर कोई ऑर्डर है डिमांड है तो आपको उसका इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज योर सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी। ये आपको नोटिफिकेशन में नहीं मिलेगा, बट प्रैक्टिकली ये चीज होने वाली है, तो आप उस केस के लिए एमनेस्टी में मत जाइए, उसके लिए आपको वेवर नहीं मिलेगा। अगर आपका सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी है, आपके रिटर्न रिलेटेड ड्यूज है, तो उसके लिए एमनेस्टी नहीं मिलेगा, फॉर श्योर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफिसर लोगों को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी ऊपर से। अगर आपका सर रिफंड है एरोनॉस तो उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्या हुआ ना सर, मेरे ही एक केस में मुझे 3 इश्यूज है जिसको मेरे को फाइट करना है, और 2 इश्यूज है जिसका मेरे को एमनेस्टी में केस फाइल करना है, तो क्या होगा, नहीं होगा। उन्होंने जो बोला है फुल टैक्स पेमेंट ऑफ ऑर्डर, ये वर्डिंग सफिशिएंट है हमको सब चीजें समझने के लिए। उन्होंने क्या बोला है सर, आप जो फाइट करने वाले थे ना वो भी नहीं, आप उसका भी टैक्स पेमेंट करो तो ही आपको जो नॉन लिटिगेटिव इश्यूज है उसका इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर देखेगा। ये इस नोटिफिकेशन की सबसे वाहियात बात है, ऐसे मैं बोलूंगा। देखिए अभी मेरा अगर 2 करोड़ का एक इशू पेंडिंग है जो मतलब टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर मैं फाइट कर रहा हूँ, और मेरा एक 10 लाख का बेसिक इशू है जीएसटी 2A 3B मिसमैच का, जो मेरा सेक्शन 73 का ऑर्डर है। मेरा ऑर्डर तो 2 करोड़ 10 लाख का है, लेकिन मुझे अगर 10 लाख के ऊपर का इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर लेना है तो वो बोल रहे 2 करोड़ पे करो, बात ही नहीं बन रही है ना। सर आप हमको बोल दो कि सर आपको जो इश्यूज के लिए फाइट करना है उसके लिए फाइट करो। अभी यहाँ पे मेरा क्या होगा, अगर मेरे को 6 महीने के बाद वेवर भी मिलता है अपीलेट अथॉरिटी से 2 करोड़ के लिए, तो मेरे को ये 10 लाख के 30 लाख भरने पड़ेंगे ना इंटरेस्ट पेनल्टी जोड़ के, तो मुझे 20 लाख का तो घाटा हो रहा है। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों की वजह से डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको अटका देता है, तो आपको फुल टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप आपके केसेस निकालिए, केसेस का एनालिसिस कीजिए कि कौन से चीजें, कौन से केसेस के लिए आप जा सकते हो, किसके लिए नहीं जा सकते हो। देखिए ये पैसा कमाने का मौका है, सबको पैसा कमाना है, पैसा कमाने का मौका है, लेकिन उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे जा रहा है जा रहा है केस जा रहा है, SPL 01 फाइल कर दिया, ऑफिसर रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि पैरा 70 का ऑर्डर है तो नहीं आएगा, आपको पार्शियल वेवर है तो नहीं आएगा। और ये भी बात बता देता हूं मैं कि अगर उन्होंने ये किया, उन्होंने SPL 05 जब इशू किया, ऑर्डर जब इशू किया कि आपके पार्शियल पेमेंट के लिए, और उन्होंने उसमें कुछ एडिशनल पेमेंट के लिए भी अगर बता दिया, तो भी आपको पेमेंट अगर विद इन 1 मंथ आप नहीं करते हो तो आपका इनिशियल जो ओरिजिनल इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर है वो ऑर्डर वाइड हो जाएगा। तो आपको बाय हुक और क्रुक पेमेंट करना ही है। अगर सर मेरा एक केस, मतलब ये देखिए मैं PPT बनाया हूं मेरे केसेस के ऊपर, ये सब केसेस मेरे पास चल रहे हैं, मेरे केस चल रहा है, उसमें क्या हुआ ना सर, मेरे केस में प्रॉब्लम ये हुआ कि केस मेरे डिपार्टमेंट से आया था ऑडिट के लिए,
अभी ऑडिट में केस क्या आया? ऑडिट में केस आया 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 के लिए। ऑर्डर भी वही हुआ, DRC 07। अभी मैं अपील में हूँ, क्योंकि उसमें मुझे वेवर मिलेगा, मुझे पता है। अभी ऐसे हुआ कि यार छोटी मोटी अमाउंट है 17, 18, 18, 19 की, उसके लिए मैं एमनेस्टी में चला जाता हूँ, और 20, 21, 21, 22 के लिए फाइट करूंगा। डिपार्टमेंट बोल रहा है नहीं, ये हम इतनी आसानी से आपको नहीं देंगे। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? अगर आपके मल्टीपल ईयर्स के ऑर्डर्स है तो आपको क्या करना है? आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20 का टैक्स पेमेंट करना है। 20, 21, 21, 22 का आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है, तो ही आप एमनेस्टी के लिए एलिजिबल हो। मतलब डिपार्टमेंट ये नहीं बोलेगा कि आप 3 साल के लिए एमनेस्टी ले लो, 2 साल के लिए पार्शियली आप चले जाओ, नहीं। पार्शियल वेवर इज नॉट अलाउड। इशू बेस हो या ईयर बेस हो, पार्शियल वेवर इज नॉट अलाउड। डिपार्टमेंट बोल रहा है पूरा पैसा भरो और निकलो, नहीं तो फिर आप फाइट करते रहो। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे एसएससीज का नुकसान होगा, क्योंकि क्या है ना, 21, 22, 22, 23 का केस अगर फेवर में भी आता है, और 17, 18, 18, 19 के जो इश्यूज है उसके मेरे को टैक्स पेमेंट करने के लिए आता है, तो मुझे इंटरेस्ट पेनल्टी तो उसके ऊपर भरना पड़ेगा ना, जो कि गलत है। मुझे उन्होंने देना चाहिए था कि आप इतने साल के लिए जाओ, ये 2 साल के लिए आप अपील फाइल करो, फाइट करो। तो मेरे लिए तो एमनेस्टी काम ही नहीं कर रहा है। तो आप ये एक चीज याद रखिए। उसके बाद एरोनॉटिक्स रिपोर्ट का हमने बात किया। आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे नहीं सीजीएसटी का नोटिफिकेशन है तो उसके लिए ही होगा। उसके बाद पेनल्टीज, पेनल्टीज भी उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं कि पेनल्टीज जो 73, 122, 125 में लगे हैं वही है। लेट फीस रिडम्पशन फाइन इज नॉट अलाउड। तो आपको अगर लेट फीस का नोटिस आया है तो वो आपका एमनेस्टी में नहीं जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सर ये सवाल तो है, आप बोल रहे हो टैक्स भर लो, टैक्स भर लो, बट आईटीसी से कर सकते हैं क्या टैक्स पेमेंट? बट ऑब्वियसली कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर आपका इशू आरसीएम रिलेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फुल पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। आरसीएम रिलेटेड नहीं है तो यू कैन यूटिलाइज योर आईटीसी, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16(5) का आप डिडक्शन कर लो। मतलब आपका 100 रुपए का ऑर्डर है, उसमें से 40 रुपए 16(4) के है, तो वो निकाल के 60 रुपए का टैक्स पेमेंट कर दो, बाकी के इसके लिए आप इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए जा सकते हो। आईटीसी यूटिलाइजेशन इज अलाउड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैंने समरी दिया है क्योंकि आप जब मैं शेयर करूंगा पीपीटी, तो आप जब पढ़ोगे तो ये एक वेबसाइट में आपको, एक पेज में आपको सब मिल जाएगा। 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए है एमनेस्टी। उसके बाद फुल पेमेंट होना चाहिए 31 मार्च के पहले। उसके बाद एसपीएल 0 और एसपीएल 02 फाइल होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स। अपील विड्रॉ होना चाहिए और उसका अटैचमेंट जाना चाहिए। ओके। और टैक्स पेमेंट होना चाहिए DRC 03 के अगेंस्ट एसपीएल 01 में, और एसपीएल 02 में DRC 03 ये फाइल करना है अगर आपने DRC 03 फाइल किया है तो। ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप बता दीजिए। लेट्स टेक अ क्वेश्चन आंसर सेशंस। आई प्रॉमिस टू फिनिश बाय 11, तो मैंने उसके हिसाब से कोशिश की है 11 o'clock तक खत्म करने की। अगर कुछ सवाल है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज किसी को फेस हो रहे हैं तो लेट्स डिस्कस। मैं एक खुद से बता देता हूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम हुआ कि मेरा एक अपील रिजेक्ट हुआ है। ओके। बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग अपील इन टाइम, उसके लिए अपील रिजेक्ट हो गया। अभी उसका एप्लीकेशन ही नहीं जा रहा है। सेक्शन 64 का ही है, बट जो रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। यू कैन रेज अ हैंड इफ यू हैव क्वेश्चन, सो आई कैन अनम्यूट यू। यस, रमेश जी इज हियर। सब पोर्टल पे जब हम एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे SPL 1 और SPL 2 है, और प्लस एक लिखा हुआ है कि एमनेस्टी स्कीम। तो उस केस में हमको कौन सा सिलेक्शन करना है, एमनेस्टी नहीं सर, स्कीम कौन एसपीएल से? 01 और 2 ही फाइल होगा उस केस में। अच्छा, एमनेस्टी हाँ। का जो एक आ रहा है ऑप्शन, उसको हमने क्लिक, मतलब उसको फिल वहां से शुरू नहीं करना है ना, फिलअप नहीं नहीं नहीं, एसपीएल फॉर्म्स? 01 और 2 ही फाइल करना है। तो जो ओके। एप्लीकेबल है फॉर्म, वो एप्लीकेशन आप फॉर्म फाइल कर दीजिए। उसके अटैचमेंट में आपको DRC 03 और आपको ये जो विड्रॉल का फॉर्म है। एप्लीकेशन है अपील का, वो अटैच करना है। 2 अटैचमेंट करने हैं और फाइल करना है। ओके। ओके। थैंक यू सर। मोहित जी इज हियर। ईश्वर, हमारे मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट ना ऑर्डर हुआ है 73 के अंदर, ओके। और उसके अगेंस्ट मैं अपील में चला गया था। तो हाँ। अभी मैंने अपील को विड्रॉ भी कर लिया है। ओके। और अभी इसमें कंसर्न ये आ रहा है कि जब मैं डिमांड जमा करवाता हूँ तो हाँ। उसमें अमाउंट पूरा दिखाता है विद इंटरेस्ट पेनल्टी। तो हाउ टू पे डेट?
नहीं नहीं, डिमांड में सर, डिमांड में आपका जो पेमेंट है ना, वो बस आप जो टैक्स पेएबल है ना उतना टैक्स ही पे करवाइए। ओके। इंटरेस्ट और पेनल्टी वो के तो लिए फिर आप वो एसपीएल। तो सर डीआरसी 03 के सो वो तो सर डीआरसी 003 के साथ ही जाएगा, डीआरसी 003 के साथ तो नहीं जा सकता वो। नहीं नहीं, आपका अगर आपने बताया कि आपका ऑर्डर हुआ है ना। ऑर्डर 73 का हो चुका है, मैं पर आई एम एन अपील। ओके, हाँ, तो आपको अपील विड्रॉ करना है। और आपको जो ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट रजिस्टर, आपका लाइबिलिटी रजिस्टर क्रिएट हुआ है ना, उसके अगेंस्ट पे करना है वो अमाउंट। तो वो कैसे पे करेंगे सर, वो तो डीआरसी 03 के साथ पे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, DRC 03 में नहीं होगा सर। आप डायरेक्ट अगर क्लिक करते हो ना इलेक्ट्रॉनिक डेबिट रजिस्टर को, आपके जो ओके, लेजर्स है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, वहां पे जो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेबिट रजिस्टर है ना, वहां पे आपका हाँ, ऑलरेडी जो अपील का पार्ट पेमेंट हुआ है ना, ऑलरेडी सेटअप हुआ होता है। तो आपको अच्छा, जो बैलेंस ओके। अमाउंट है वहां पे करना पड़ेगा। और अगर नहीं सेटअप हुआ है और आपने जो हम्म, पार्ट पेमेंट किया था DRC 03 में, तो आप डीआरसी हाँ जीरो जी, थ्री ए फाइल कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डेबिट रजिस्टर को इम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू। तुषार इज हियर। यस तुषार। सर एक्चुअली हमारा केस ऐसा है कि अपील में केस चल रहा है। वहाँ पे हाँ दो पॉइंट्स है। एक तो है कि GSTR 1 और 3B में जो लाइबिलिटी का मिसमैच रहता है, हाँ और दूसरा है 16(4) का। हाँ हाँ। तो सर उसके केस में इस एमनेस्टी का उपयोग कैसे किया जाए? सर 1 और 3B जो है ना, उसके लिए तो एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। हम्म। और आप जब 1 3 के सबमिशन के लिए जाओगे, क्योंकि आपका केस ऑलरेडी स्टैंडिंग है, अपील में केस है हम्म। आपका, तो आपको क्या करना है, अपीलेट अथॉरिटी को बस एक लेटर देना है कि सर सेक्शन 16(5) हैज इंसर्टेड विद दिस नोटिफिकेशन। तो आप जो ऑर्डर पास करोगे 1 और 3B का, जो कंसिडर करोगे पैरास, तो उसके साथ सेक्शन 16 कंसिडर कीजिए। तो अपीलेट अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन 16 का लाइबिलिटी कम कर देगा। ओके सर, ओके, जरूर सर। हाँ। तो उसके लिए कुछ अलग या। एप्लीकेशन नहीं होगा, बस आप जो सबमिशन नॉर्मल लेके जाते हो वैसे एक सबमिशन बना के लेके जाइए। ओके सर। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ लगता है तो एवरीवन हैज माय नंबर, और या फिर अपने ग्रुप में भी आप बात कर सकते हो, क्वेश्चंस डाल सकते हो रिलेटेड टू एमनेस्टी। आई एम रेडी टू आंसर। आई हैव gone through few cases, so I know how it is working. That is why I am taking this seminar. Nitesh has one question. So yes, Nitesh. हेलो। Yes, Nitesh. You're audible. सर, मेरा एक डाउट था। हाँ SPL 2 हमने पे करने के टाइम पे DRC 1 ये इशू होता है ना, उसका रेफरेंस नंबर लेके हमने GSTR 3 नहीं, you are not audible, Nitesh. There is some voice problem. हमने SPL 2 करने के टाइम पे Can you put your question in chat box so I can read it for you? Till that time, we will have question of Shailesh. सर गुड मॉर्निंग। Yes, Shailesh. सर GST और 9 में एडिशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर की थी, हाँ पेमेंट नहीं किया है। उसका ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 का आ गया, ओके। तो ये एमनेस्टी में जा सकता है क्या सर? सर, अगर दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी ऑफ दिस थिंग सेल, ओके, आपका सेल के हाँ, रिलेटेड अगर लाइबिलिटी होगा तो एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, बट आपके अगर 2 या 3 में मिसमैच के वजह से वगैरह जो आते हैं, अगर सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी, उन्होंने नोटिफिकेशन में ये डाला है सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी के लिए एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइडियली अगर ओके। दैट इज, इफ दैट इज योर सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बट ऑर्डर आपका सेक्शन 73 में हुआ है। ओके। तो हाँ, अभी क्या है ना, ऑफिसर इज ऑल्सो नॉट दैट कंफर्टेबल विद दिस एवरीथिंग इन जीएसटी। तो यू कैन ट्राई, बिकॉज अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो उनको भी इतना चीजें पता नहीं है। वो लोग बस देख रहे कि सेक्शन 73 का ऑर्डर है क्या, जो प्रैक्टिकली मैंने देखा है। नहीं कि तो सर ऑफिसर का ही मुझे फोन आया था कि आप एमनेस्टी में फाइल कर सकते हो क्या? हाँ हाँ हाँ, तो ऑफिसर को तो वही बोल रहा हूँ मैं, ऑफिसर्स लोगों को ये आइडिया नहीं है। उनको बस एक चीज पता है, नहीं। अगर पैरा 70 GST 1 और 3B का है तो उसके लिए एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी चीजों का उनको भी थोड़ा सा डाउट है। तो वी कैन से दैट इज नॉट सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी,
और सेक्शन 73 का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आप फाइल कर लो। फाइल कर लो, ओके, ट्राई कर सकते हैं। हाँ मतलब देखिए प्रैक्टिकली सेक्शन 73 का ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट होना चाहिए, बट सेल्फ डिक्लेयर लाइबिलिटी इफ इट इज रिलेटेड टू सेल तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक, थैंक यू सर। Sagar has asked question that in case ITC is claimed under wrong head, IGST is claimed as a CGST and HGST, what to do because High Court same is allowed, but appeal officer is not. नहीं सागर, in that case ना, see there is one notification I will share you. उन्होंने क्या बताया ना कि you have to pay that amount, मतलब IGST क्लेम किया आपने गलती से CGST HGST की जगह पे, तो आप IGST पे कर लो और आप CGST HGST का रिफंड ले लो। ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है। उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी के रिफंड के लिए जो टाइम पीरियड है ना 2 साल का, दैट विल बी कंसिडर फ्रॉम द डेट यू पे द आईजीएसटी। मतलब आज अगर आप आईजीएसटी का पेमेंट कर रहे हो तो आपको ड्यू डेट जो 2 साल का रिफंड का है वो आज से कंसिडर होगा, तो आप उसके लिए जा सकते हो रिफंड के लिए, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए रूल आई थिंक 79 रूल 79 इज देयर, सो आई हैव दैट सबमिशन रेडी, मैं शेयर कर दूंगा, यू कैन पिंग मी। तो बट दैट केस विल यू हैव टू पे द अमाउंट विच इज डिमांडेड, टैक्स पे करना पड़ेगा और सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड देना पड़ेगा। ग्रुप लिंक, just 1 second, we'll ask someone to share the link, or you can just have my number and text me personally, so I will share you link of group. Yes, is there any questions? Thank you very much guys for patient listening and joining Saturday early morning. I'm very grateful that I have people like you who are ready to learn new things and grow the practice. So this is the time where we can grow our actual practice. We can help the client by giving them benefit of amnesty. But let's analyze first whether that client is eligible for amnesty or not, because बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसकी वजह से हम आगे जाके क्लाइंट का नुकसान कराते हैं। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स स्टडी फर्स्ट एंड गो फॉर द एमनेस्टी। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।